हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे भौतिकी विज्ञान। इसमें आज हमारा टॉपिक है चुंबकत्व, जो कि सभी एग्जाम SI, रेलवे कांस्टेबल, SI, SSC, जिन भी एग्ज़ाम में जनरल साइंस आती है उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चुंबकत्व से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर जो कि अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं इनका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। विद्युत चुंबकीय विकिरण शून्य या फिर अन्य माध्यम में स्वयं प्रसारित तरंगें होती हैं। यह प्रकाश भी कहा जाता है इन्हें, किंतु वास्तव में प्रकाश और विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक छोटा सा भाग होता है। एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगें आदि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चिकित्सा स्थितियों की निदान करने के लिए MRI तकनीक का प्रयोग किया जाता है। MRI में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? MRI में किसका प्रयोग नहीं करते हम? एक्स किरणों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड का करते हैं, रेडियो वेव्स का करते हैं और गामा किरणों का प्रयोग करते हैं। एक्स किरणों का प्रयोग नहीं किया जाता MRI में। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह एक चिकित्सा इमेजिंग तकनीक होती है जिसका प्रयोग रेडियोलॉजी में शरीर की रचना एवं शरीर की शारीरिक प्रक्रियाओं के चित्र बनाने के लिए किया जाता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र, ग्रेडिएट और रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। MRI में एक्स किरणें आयनिन विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता, या आयनिक विकिरण जो होता है उनका प्रयोग नहीं किया जाता। CT स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी होती है। EEG का फुल फॉर्म होता है इंसेफेलोग्राफी होता है। निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? तो कौन सी धातु है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? एल्यूमिनियम। जबकि लोहा, निकेल और कोबाल्ट आकर्षित होती हैं। जो द्रव चुंबक से आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकित्व कहा जाता है या चुंबकित कहा जाता है। इन्हें लोह चुंबकीय द्रव कहा जाता है। लोहा, कोबाल्ट, इस्पात, निकेल, इनकी मिश्र धातु आदि लोह चुंबकीय द्रव होती हैं। एल्यूमिनियम एक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। चुंबकीय क्षेत्र में आने वाली थोड़ी मात्रा में चुंबकीय होने वाले पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र में आने पर थोड़ी मात्रा में ही चुंबकित होते हैं उन पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। एक बार चुंबक के एक सिरे पर चिपकी 2 स्टील की पिनें लंब रूप स्थिति में नहीं टकराती रहती हैं, क्योंकि जो लंब रूप में क्यों नहीं टकराती? जो चुंबक होते हैं एक सिरे से चिपकी हुई हैं, स्टील की 2 इसमें पेनें हैं, वह लंबवत रूप से स्थित हैं, लेकिन वह एक दूसरे से नहीं टकराती इसका या लटकती नहीं है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। एक बार चुंबक के एक सिरे पर चिपकी 2 स्टील की पिनें लंबवत रूप स्थिति में लटकी नहीं रह सकती, क्योंकि ध्रुव एक दूसरे से विकर्षित होते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, जो चुंबक के 2 ध्रुव कहलाते हैं। ध्रुवों पर चुंबकत्व का मान सर्वाधिक होता है। कुंडली या कॉइल में टर्न्स की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होगी? तो यदि हम उसकी जो टर्न्स हैं उनको बढ़ा देंगे तो उनकी चुंबकीय शक्ति बढ़ जाएगी या चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ जाती है। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। यह लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि से बनाए जा सकते हैं। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को चुंबकत्व कहा जाता है। चुंबक के सिरे के समीप चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। किसी कुंडली में टर्न्स की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुंडली में टर्न्स की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है तो क्या होगा? तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह ही कार्य करेंगे। चुंबकत्व सिद्धांत के अनुसार किसी चुंबक के जितने टुकड़े किए जाते हैं वे सभी एक स्वतंत्र चुंबक की तरह कार्य करने लगते हैं। चुंबक सुई किस तरफ संकेत करती है? जो चुंबक की सुई होती है वह हमेशा उत्तर की दिशा में संकेत करती है। चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है जिसका जो हिस्सा
उत्तर की ओर संकेत करता है, इससे उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि जो विजातीय ध्रुव होते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके साथ हमारा चुंबकत्व टॉपिक होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हाल ही में विज्ञान ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होल के विलय का परीक्षण किया है। इस परीक्षण का क्या महत्व है? तो इससे हमें गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ है, जो ग्रेविटेशनल वेव हैं उनको हमने डिटेक्ट किया है, गुरुत्वीय तरंगों का विज्ञान हुआ है। 26 अप्रैल 2019 को लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो और विर्गो इंटरफेरोमीटर में संभावित ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे की टक्कर होने की संभावना वैज्ञानिकों ने व्यक्त की है। इस घटना का पता हमें संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित लीगो एवं यूरोपीय गुरुत्वाकर्षण वेधशाला की मदद से पता चला है। किसने बताया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित जो लीगो है उसके द्वारा, और जो यूरोपीय गुरुत्वाकर्षण वेधशाला है उसकी मदद से पता चला है। इस प्रकार अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण एक अद्वितीय घटना है। इस प्रेक्षण का यह महत्व रहा है कि इसके द्वारा हमें गुरुत्वीय तरंगों का विज्ञान हुआ है, जिससे अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि भौतिक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा उनकी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के आधार पर प्रस्तुत गुरुत्वीय तरंगों के पूर्वानुमान की भी पुष्टि हुई है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि प्रकाश की किरणें भी इससे बाहर नहीं जा सकती। ब्लैक होल क्या है? इतना एक गुरुत्वाकर्षण उसका इतना मजबूत होता है कि इससे प्रकाश किरणें वापस या बाहर नहीं जा सकती। भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अतिरिक्त नवाचार एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहित क्या है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इसके अतिरिक्त जो नवाचार है उसका अनुसमर्थन करने का जो निहित है वो क्या है? तो ये क्या करेगा? यह असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षा उपायों के अधीन आ जाते हैं। जिसमें क्या होता है? असैनिक जो परमाणु रिएक्टर हैं वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? IAEA के जो रक्षा उपाय हैं उसके अधीन आ जाते हैं। विश्व में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए 29 जुलाई 1957 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में बनाया गया है। इसके अतिरिक्त नवाचार के अनुसमर्थन का निहित इसमें शामिल है। यह असैनिक परमाणु रिएक्टर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के रक्षा उपायों के अधीन आ जाते हैं। तो इसका गठन कब किया गया था? जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है इसकी स्थापना 1957 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? ऑस्ट्रिया में बनाया गया है, ऑस्ट्रिया के वियना में। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? जो हमारे परमाणु हथियार है वह असैनिक परमाणु रिएक्टर इसके रक्षा उपायों के अधीन इस एजेंसी के तहत आ जाते हैं, क्योंकि यह अभिकरण परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपायों को किसी भी प्रकार से रोकने के लिए प्रतिबद्ध होता है। जो कितने भी सैन्य उपाय हैं, परमाणु ऊर्जा का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? सैन्य उपाय को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होता है। उल्लेखनीय है कि भारत और IAEA के मध्य 2009 को सुरक्षा उपायों को लेकर एक अतिरिक्त नवाचार लागू कर दिया गया है, जिसके प्रावधानों के अनुसार भारत में असैन्य परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षा उपायों के अधीन आ जाते हैं। एक नाभिक रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो जो नाभिक रिएक्टर होते हैं उसमें भारी जल का कार्य क्या होता है? तो भारी जल क्या करता है? जो न्यूट्रॉन होता है उसकी गति को मंद कर देता है, कम कर देता है। तो न्यूट्रॉन की गति को मंद कर देता है भारी जल। एक नाभिक रिएक्टर में भारी जल D2O का कार्य न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। ड्यूटेरियम और जो टाइटेनियम है वह हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। भारी जल हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम समस्थानिक या फिर ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन का यौगिक होता है, जिसका क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस और हिमांक साधारण जल से थोड़ा सा अधिक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली जो नाभिकीय क्रियाएं हैं उनसे उत्पन्न न्यूट्रॉनों की गति अति तीव्र होती है। इन न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए भारी जल या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा के साथ साथ अनुसंधान रिएक्टरों के लिए आवश्यक भारी जल मांग की आपूर्ति के निमित्त उत्पादन के लिए भारी जल बोर्ड मुंबई उत्तरदायी होता है।
अल्फा कणों के 2 धन आवेशित होते हैं, इनका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? यदि अल्फा कण के 2 धन आवेश हैं उसके पास, तो इनका द्रव्यमान कितना होगा? तो यह हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होगा। रेडियो तत्व जब अल्फा और बीटा और गामा किरणें विकृत होती रहती हैं तो अल्फा कण धन आवेशित होते हैं, जबकि बीटा कण ऋण आवेशित होते हैं और गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता। अल्फा किरणों पर 2 धन आवेश होते हैं तो हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो नाभिकीय रिएक्टर में सबसे ज़्यादा चाहिए होता है जर्कोनियम, जो कि एक अनिवार्य तत्व होता है। नाभिकीय रिएक्टर ऐसे कृत्रिम संयंत्र को कहा जाता है जिसमें न्यूट्रॉन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा उपयोगी विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में सामान्यतः यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग न्यूट्रॉनों के विखंडन की गति को नियंत्रित करने हेतु, भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में, बोरॉन और कैडमियम की छड़ों का प्रयोग अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए और नियंत्रण दंड के रूप में किया जाता है। देखो, जो हमारा ईंधन होता है वह क्या है? यूरेनियम और प्लूटोनियम है। नाभिकीय के विखंडन की गति को नियंत्रित करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है, जो कि ग्रेफाइट या फिर भारी जल मंदक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बोरॉन और कैडमियम छड़ का प्रयोग हम अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। नियंत्रक दंड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है बोरॉन और कैडमियम का। जर्कोनियम एक ऐसा तत्व होता है जिसका निर्माण और उपयोग दोनों ही नाभिकीय रिएक्टर में ही होता है। तो जर्कोनियम क्या होता है? इसका निर्माण और उपयोग दोनों ही नाभिकीय रिएक्टर में होता है। इसका निर्माण न्यूट्रॉन के अवशोषण से होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। निकल का प्रयोग हम स्टेनलेस स्टील के निर्माण में करते हैं। टंगस्टन का प्रयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट और जो भारी जल होता है वह मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है, जो कि होता है D2O। जब ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है तो रिएक्टर को परमाणु पाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिएक्टर को परमाणु पाइल कहा जाता है जब इसमें मंदक का प्रयोग किया जाता है। किंतु भारी जल का मंदक के रूप में प्रयोग करने पर इसे स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है। मतलब यदि हम ग्रेफाइट का प्रयोग कर रहे हैं किसी रिएक्टर में तो इस रिएक्टर को कहा जाएगा परमाणु पाइल, और यदि हम भारी जल का प्रयोग कर रहे हैं तो इसको कहा जाएगा स्विमिंग पूल रिएक्टर। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग क्या होता है? तो ग्रेफाइट होता है एक प्रकार का मंदक। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? यदि हम कंट्रोल छड़ों का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो जो चयन प्रक्रिया है वह सीमा से बाहर चली जाएगी और विस्फोट होने के भी चांसेस होंगे। यदि नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ का प्रयोग नहीं किया जाता है तो नाभिकीय प्रक्रिया जारी रहेगी, जिससे उत्पन्न ऊर्जा की अधिक मात्रा विध्वंसक का कारण बन सकती है। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम और बोरॉन की छड़ों को नियंत्रक छड़ों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? मतलब यदि मंदक और जो प्रशीतक है दोनों की तरह प्रयोग होगा वो है हमारा भारी जल। भारी जल हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है D2O। परंपरागत नाभिकीय रिएक्टर जिसमें यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसमें भारी जल का प्रयोग विमंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में किया जाता है। समृद्ध यूरेनियम होता है, जो समृद्ध यूरेनियम है वह क्या होता है? तो वह होता है प्राकृतिक यूरेनियम, जिससे रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। जो हमारे प्राकृतिक यूरेनियम होता है इसको रेडियोधर्मी U235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम में लगभग 99% U238 तथा 0.7% यूरेनियम 235 की मात्रा पाई जाती है। यूरेनियम 235 एक विघटन सामग्री होती है, जो कि विघटनीय सामग्री होती है, जो कि परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को संचालित करने में सहायक होती है। यूरेनियम संवर्धन में आइसोटोप्स सेपरेशनल प्रक्रिया के माध्यम से यूरेनियम U235 की मात्रा को बढ़ाया जाता है। सितारों में
अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना तारों की अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। तारों की अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण उनमें नाभिक में होने वाली अभिक्रियाएं संलयन की क्रिया होती है। तारों के नाभिक में उपस्थित हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और अपार ऊर्जा निष्कासित करते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य एवं तारे में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार होती है। 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? एक हीलियम बनाते हैं। इनका परमाणु क्रमांक देख लो। प्लूटोनियम का होता है परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान होता है 1, द्रव्यमान है ना। और ड्यूटेरियम का भी परमाणु क्रमांक होता है 1 लेकिन द्रव्यमान होता है 2। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 1 लेकिन परमाणु द्रव्यमान होता है 3। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वह नियंत्रित होती है, लेकिन परमाणु बम में ये नियंत्रित नहीं होती। नाभिकीय विखंडन की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक ओटो हान और स्ट्रासमैन के द्वारा 1939 में की गई थी, जब किसी अस्थायी भारी नाभिक पर उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह लगभग समान द्रव्यमान वाले 2 परमाणुओं में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉनों का मंदकों द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, फलतः श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित हो जाती है। नाभिकीय रिएक्टर में इसी सिद्धांत का पालन किया जाता है, जबकि जो नाभिकीय विखंडन का प्रयोग परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है। एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या होता है? जो एटम बम होते हैं उसमें नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। एटम बम के सिद्धांत का आधार नाभिकीय विखंडन होता है। परमाणु बम में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 के अवक्रांतिक द्रव्यमान के आपस में मिला दिए जाते हैं, जिससे कि विघटन होने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक हो जाता है और भयानक विस्फोट होता है। इस विस्फोट के पश्चात 10⁻7 डिग्री सेल्सियस या अधिक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। विस्फोट से रेडियो सक्रिय पदार्थों के उत्सर्जन के साथ ही अन्य विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होते हैं। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है? तो इसका ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का विखंडन होता है, जबकि हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन होता है। परमाणु बम एक नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें न्यूट्रॉनों के नाभिकों के टूटने की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन के ही सिद्धांत पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी कार्य करते हैं, परंतु परमाणु बम के विपरीत जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उनमें न्यूट्रॉनों की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कराई जाती है। परमाणु बम और जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं इनके विपरीत हाइड्रोजन बम और सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। हाइड्रोजन बम ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से कई गुना भयानक और संहारक होता है, जबकि सूर्य से हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम के नाभिकों में लगातार संलयित होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप विशाल ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो जो हाइड्रोजन बम है वह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण हम देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन के छोटे परमाणु क्या बनाएंगे? एक हीलियम बनाएंगे और कितनी ऊर्जा निकल रही है? 70.6 ऊर्जा इससे उत्पन्न होती है। सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन ही होता है। नाभिकों को संलयित करने के लिए करीब 108 केल्विन के उच्च ताप एवं अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक के द्वारा 1952 में बम
यह बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। हाइड्रोजन बम में होने वाली नाभिकीय अभिक्रिया अनियंत्रित नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। एक ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? जो एक ब्रीडर रिएक्टर होता है वह जो विखंडित होने वाले पदार्थ होते हैं उनको उससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। तो ये क्या होता है? जो विखंडित होने वाले पदार्थ होते हैं उसको उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। ब्रीडर रिएक्टर का प्रयोग दूसरे रिएक्टरों के लिए ईंधन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। न्यूट्रॉन की क्रिया से U-238 का रूपांतरण प्लूटोनियम 239 में किया जाता है जो स्वयं एक विखंडनीय पदार्थ है। ब्रीडर रिएक्टर में व्युत्पत्तित पदार्थ प्लूटोनियम 239 या यूरेनियम 233 की मात्रा व्यय होने वाले पदार्थ U-238 और थोरियम 232 से अधिक होती है। शीघ्र उत्पादित रिएक्टर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हैं बिजली पैदा करने वाले एक नाभिक रिएक्टर जो कि बिजली उत्पन्न करते हैं। तो किससे बिजली उत्पन्न करते हैं? तो इसके द्वारा इस्तेमाल की गई जो फ्यूल सामग्री को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्री को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन का उत्पादन होता है। इनमें प्लूटोनियम 239 और थोरियम 232 का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई मंदक प्रयुक्त नहीं होता जबकि सोडियम शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कल्पक्कम सुर्खियों में रहा है अपने यह परमाणु शक्ति परियोजना के कारण सुर्खियों में रहता है। कलपक्का में परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए रिएक्टर की स्थापना की गई है। तमिलनाडु में स्थित कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। कलपक्कम में स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम के स्थान पर प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसमें द्रवित जो या गलित सोडियम होती है उसका प्रयोग किया जाता है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कूलेंट अर्थात कूलेंट या फिर शीतलक के रूप में गलित सोडियम का प्रयोग किया जाता है जबकि भारी जल मॉडरेट या फिर मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। शीतलक मतलब सोडियम और भारी जल मतलब मॉडरेट या मंदक। कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है? तो जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसके बारे में सत्य है कि इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड और प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब प्लूटोनियम कार्बाइड और जो प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड है इसका मिश्रण प्रयोग में किया जाता है और इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर मौजूदा समय में केवल भारत में काम चल रहा है। इस अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की इस विधा पर केवल भारत को महारत हासिल है। कलपक्कम में निर्माणाधीन 500 मेगावाट के प्लूटोनियम आधारित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के 2021 तक तैयार हो जाने का ऐलान भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने किया है। 3000 करोड़ रुपए की लागत वाला यह प्लांट दुनिया का पहला प्लूटोनियम आधारित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। ज्ञात रहे कि बीते जुलाई में ही कलपक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने अपनी सक्रिय जिंदगी का 20वां साल पूरा किया है। प्लूटोनियम वास्तव में उस यूरेनियम के प्रसंस्करण के उप उत्पाद के रूप में मिलता है जिसे नाभिकीय विद्युत हासिल करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देश में सक्रिय नाभिकीय संयंत्रों की क्षमता के मद्देनज़र इससे बनने वाले कचरे में मौजूदा प्लूटोनियम से 3 लाख मेगावाट बिजली हासिल करने का अनुमान है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए उपयुक्त ईंधन यूरेनियम प्लूटोनियम ऑक्साइड के मिश्रण के तौर में तैयार किया जाता है। इसमें ताप रिएक्टर की तुलना में प्रति विखंडित न्यूट्रॉन की अधिक संख्या का उत्सर्जन किया जाता है। ताप रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम के मात्र 1 से 2% का ही प्रयोग किया जाता है जबकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में 60 से 70 गुना अधिक होता है। FBR में
जल के स्थान पर सोडियम धातु को शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन कम होता है। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। ऐसे परमाणु को जिनमें प्रोटीन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है समस्थानिक। मतलब प्रोटॉन है उनकी संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग है, समस्थानिक। किसी तत्व के वे परमाणु जिनमें परमाणु संख्या अर्थात प्रोटॉनों की संख्या समाप्त होती है किंतु द्रव्यमान संख्या अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग भिन्न होता है। न्यूट्रॉन उनकी द्रव्यमान संख्या जो होती है भिन्न होती है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो जोड़ होता है वह अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। इसमें रासायनिक गुण समान होते हैं। ऐसे तत्व क्या होते हैं? रासायनिक गुण समान होते हैं। जिनके परमाणु का भार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, उन्हें समभारिक कहा जाता है। देखो, तो ऐसे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें क्या होता है? परमाणु भार मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है लेकिन जो परमाणु क्रमांक मतलब जो प्रोटॉन है उनकी संख्या भिन्न है, तो उसे क्या कहा जाता है? समभारिक कहा जाता है। दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक इनका परमाणु सूत्र एक ही होता है किंतु उनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उन समवयवी कहा जाता है। देखो, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं या तत्व होते हैं जिनके रासायनिक यौगिक का जो परमाणु सूत्र है वह समान है लेकिन उनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समवयवी कहा जाता है। ऐसे तत्व जिनके परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। तो ऐसे परमाणु या तत्व जिनमें उनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या क्या है? भिन्न है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी। तो अणु बम जो होता है वह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न ने यूरेनियम विखंडन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तदुपरांत यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया गया। इसके तहत न्यूट्रॉन के प्रभाव से यूरेनियम परमाणु के नाभिक का कृत्रिम विखंडन किया जाता है। इसमें क्या होता है? जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके प्रहार से जो यूरेनियम है उनके परमाणु के नाभिक के कृत्रिम विखंडन किया जाता है। परमाणु विखंडन से एक्स किरणें, गामा किरणें, ऊष्मा आदि रूप में अपरिमित ऊर्जा निष्पन्न होती है। इन रूपों में उत्सर्जित ऊर्जा दूसरे परमाणु का विखंडन करती है। इसके फलस्वरूप पुनः ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा किसी अन्य परमाणु का विखंडन करती है। यह प्रक्रिया समस्त परमाणुओं के विखंडन तक चलती रहती है। सर्वप्रथम यह बम का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा 6 और 9 अगस्त को 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक शहरों पर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? बिजली उत्पादन में किया जाता है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 प्राकृतिक यूरेनियम का समस्थानिक या आइसोटोप है। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा 0.72% होती है जबकि अर्ध आयु इसकी 703.8 मिलियन वर्ष होती है। जेफरी डेम्स्टर ने 1935 में सर्वप्रथम इसे खोजा था। किसने खोजा था? जेफरी डेम्स्टर के द्वारा खोजा गया था। तारे अपनी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो यह नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। दो हल्के नाविकों के संयोजन से एक भारी नाविक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नाभिकीय संलयन में धनावेशित संयोलित एवं सूर्य भी तारा है और तारे भी ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन अणु का भाग नहीं होता? तो अणु का भाग नहीं होता प्रोटॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके भाग होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के मौलिक कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। आपके जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है लेकिन आवेशित अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम या अधिक हो सकती है। प्रोटॉन भी परमाणु के केंद्र में पाए जाते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है यूरेनियम का प्रयोग।
परमाणु ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन के लिए रिएक्टर से यूरेनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है जो कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। इससे आशा धातु भी कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में करता है। तांबा एक उत्कृष्ट धातु है। मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। यह तन्य और आघात वर्धनीय होती है। इसका प्रयोग विद्युत तार एवं विद्युत उपकरण निर्माण, सिक्का एवं मिश्र धातु आदि के निर्माण में हेतु किया जाता है। यूरेनियम भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली द्वितीय धातु होती है, जिसका प्रयोग मिश्र धातु, घरेलू बर्तन एवं विद्युत संचालन में प्रयुक्त तारों को बनाने में भी किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुआयत में पाई जाती है? तो ये है थोरियम। नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से थोरियम भारत में बहुआयत में पाया जाता है। केरल के समुद्री तट में पाई जाने वाली बालू में थोरियम खनिज पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अल्प मात्रा में यूरेनियम के भंडार जादूगोड़ा झारखंड में पाए जाते हैं। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। कहाँ है? ऑप्शन ए है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इस प्रकार हीलियम की द्रव्यमान संख्या 4 होती है। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। ध्यान तलब है कि द्रव्यमान संख्या नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, जबकि परमाणु संख्या या जो परमाणु क्रमांक है वह इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या होती है। हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार दोनों समान होते हैं हाइड्रोजन के। भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तात्कालिक लाभ क्या होगा? तो इसका लाभ होगा कि यह विद्युत उत्पादन करने के लिए संलयन या फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण भी कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक संयंत्र ITER ऊर्जा की कमी की समस्या से निपटने के लिए भारत सहित विश्व के कई राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से मिलकर बनाया जा रहा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित एक विशाल रिएक्टर है, जो कम ऊर्जा की सहायता से ही अपार ऊर्जा उत्पन्न करेगा। सस्ती, प्रदूषण विहीन एवं असीमित ऊर्जा पैदा करने की दिशा में हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर इस नाभिकीय महापरियोजना का प्रयोग के तौर पर प्रारंभ किया गया है। भारत स्थित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक मेगा वैज्ञानिक परियोजना के तौर पर सम्मिलित किया था। इस सिद्धांत में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या किया गया था? इसमें न्यूट्रिनो चार्ज रहित मूलकण होते हैं जो कि प्रकाश की गति के आसपास चलते हैं, तो ये सही है। दूसरा क्या कहता है? न्यूट्रिनो नाभिकीय अभिक्रिया में बीटा क्षय से उत्पन्न होते हैं, तो ये भी सही है। बीटा क्षय होता है तो हमारे न्यूट्रिनो उत्पन्न होते हैं। न्यूट्रिनो का अपेक्षणीय एवं किंतु शून्येतर द्रव्यमान होता है, तो ये भी सही है। खरबों न्यूट्रिनो मानव शरीर में प्रति सेकंड आर पार होते हैं, तो ये भी सही है। न्यूट्रिनो की खोज 1930 में पाउली ने की थी। यह द्रव्यमान एवं आवेश रहित कण होते हैं। एंटी न्यूट्रिनो इसका प्रतिकरण है। एंटी न्यूट्रिनो इसका प्रतिकरण है। दोनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। यह एक आधारभूत कण है जो कि परमाणु के नाभिक में बीटा क्षय से उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में प्रति सेकंड खरबों न्यूट्रिनो आर पार होते रहते हैं। परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन होती है? तो यह प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करती है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका प्रशासन सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा संचालित होता है। भारत सरकार BRIT निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है? तो यह होती है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ संबंधित है। BRIT अर्थात बोर्ड ऑफ
रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है जिसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। यह संस्थान रेडियो एक्टिव आइसोटोप के उत्पादन, विकास और आपूर्ति से संबंधित है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने वर्ष 2005 में महत्वपूर्ण प्रगति की है? तो इसके द्वारा फास्ट ब्रीडर परीक्षण, रिएक्टर में यूरेनियम और प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनः संसाधन। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में चेन्नई के निकट कलपक्का में फास्ट ब्रीडर परीक्षण हेतु किया गया था। वर्ष 2005 में विश्व का प्रथम फास्ट ब्रीडर तब बना जब इसने यूरेनियम और प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का संसाधन के रूप में प्रयोग किया। इसे केंद्र ने जुलाई 1997 में ग्रिड में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का विकास किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र एक द्रुत रिएक्टर प्रौद्योगिकी या फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी का प्रयोग में लाता है, तो ये सही है। भारत रेयर अर्थ लिमिटेड भारत के नाभिकीय कार्यक्रम में अन्य दुर्लभ मृदा पदार्थ के अतिरिक्त जिरकॉन के उत्पादन में कार्यरत है, तो ये सही है। हैदराबाद स्थित परमाणु खनिज विभाग परमाणु खनिजों का अन्वेषण करता है और इनकी संभावना का पता लगाता है। विभाग ने 78,000 टन यूरेनियम ऑक्साइड का पता लगाया है। 1915 में परमाणु ऊर्जा विभाग की एक सरकारी संस्थान इंडियन रेयर अर्थ द्वारा थोरियम और अन्य रेयर अर्थ खनिजों वाली खनिज रेत के खनन एवं प्रसंस्करण का कार्य किया जा रहा है। इसके संयंत्र एल्यूमिनाइट, रूटाइल, सिलिमेनाइट, जिरकॉन और गार्नेट को पृथक करते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभवतः है, क्योंकि जो स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्यों हो सकती है? क्योंकि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं, तो ये सही है। जो हमेशा विखंडन होगा उससे क्या होगा? न्यूट्रॉन विमुक्त होंगे, तो पहला सही है। न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया में तुरंत हिस्सा लेते हैं, तो ये गलत है। दूसरा, दूत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं, तो ये सही। जो हमारे दूत न्यूट्रॉन जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं उनको ग्रेफाइट द्वारा धीमा कर दिया जाता है। विखंडन प्रक्रिया में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन को शुरू करता है। तो देखो, हम देखते हैं इसमें सही कौन सा है ना। नाभिक रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्योंकि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन विमुक्त होते हैं और दूत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। दो ही बस सही होंगे, पहला और तीसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। इसमें भी हमें क्या बताना है? इसमें हमें कथन और कारण बताने हैं। भारत की नाभिकीय नीति में निहित है कि वह अपने नाभिकीय संयंत्रों में अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है, तो पहला सही है। दूसरा क्या है? भारत में नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा, तो ये गलत है। क्यों नहीं बनाएगा? भारत अपने परमाणु संयंत्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संयंत्र निरीक्षण आयोग से जांच हेतु तैयार नहीं है क्योंकि इससे उनकी तकनीकी संबंधी गोपनीयता भंग होने की आशंका है। भारत द्वारा परमाणु बम बनाने का विकल्प खुला रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाता? तो ये तो हो जाएगा कैल्शियम, जबकि यूरेनियम, थोरियम और जो प्लूटोनियम है यह नाभिकीय ईंधन है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का प्रयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है, जबकि जो कैल्शियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। कैल्शियम हड्डी, अंडों की छाल एवं संघ के मुख्य अवयव होते हैं। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र फोर्थ भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? तो ये स्थित है हमारे नरोरा। भारत का नरोरा परमाणु संयंत्र फोर्थ भूकंपीय पेटी में अवस्थित है। यह
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोला नामक स्थान पर गंगा के तट पर स्वदेशी डिजाइन एवं उन्नत दबाव युक्त भारी जल आधारित 235 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर कार्यरत हैं। 1000 मेगावाट क्षमता के 2 और रिएक्टरों का कार्य पूरा होने वाला है। तमिलनाडु में कल्पक्कम में रूस परमाणु भट्टी की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हो गया है? तो ये लगाएगा 6। तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव और भारत सरकार के मध्य हुए परमाणु सहयोग समझौते के तहत तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टी की कितनी इकाइयां लगाई जाने के लिए राजी हो गया है? तो 6 लगाई जाएंगी। तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव और भारत सरकार के मध्य परमाणु सहयोग समझौते के तहत तमिलनाडु के कुडनकुलम में 4 नए परमाणु विद्युत केंद्रों की स्थापना रूस द्वारा की जाएगी। 2 अन्य स्थानों पर परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना में रूस द्वारा सहयोग दिया जाएगा। कुडनकुलम में लगने वाले 4 नए रिएक्टर 1000 मेगावाट क्षमता के होंगे। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG द्वारा भारत से परमाणु निर्यात के प्रतिबंध हटाए जाने के बाद रिएक्टरों की आपूर्ति के लिए भारत ने इस प्रकार का पहला अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौता किया है। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा होगा? तो ये होगा कैगा, कर्नाटक का 20वां। भारत में परमाणु संयंत्रों की कुल संख्या 20 हो गई है। इसमें प्रथम 28/10/1969 को तारापुर महाराष्ट्र में लगाया गया था। 20वां नवीनतम है जो कि 20 जनवरी 2011 को कैगा कर्नाटक में लगाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है ना। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, थुम्बा केरल में है और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। पोखरण राजस्थान में है, ये कर्नाटक दे रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, है ना। कौन सा वाला? भाभा एटॉमिक रिसर्च कहाँ पे? मुंबई में, ना कि कर्नाटक में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के पास महाराष्ट्र में स्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, थुम्बा केरल में और पोखरण राजस्थान में स्थित है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है तारापुर महाराष्ट्र में। भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र तारापुर मुंबई में स्थित है, जो कि 1969 में स्थापित किया गया था। इसकी क्षमता 320 मेगावाट है। अब संवर्धित यूरेनियम का ही प्रयोग होता है इसमें। राजस्थान में कोटा के निकट रावत भाटा है, जिसकी 220 मेगावाट के 2 संयंत्र 1972 में स्थापित किए गए थे। नरोरा जो कि 235 मेगावाट क्षमता के जो 2 संयंत्र का निर्माण किया गया है, 31 मार्च 1989 को पूरा हो गया है। कलपक्का में पूर्णतः भारत में विकसित एवं डिजाइन किया गया विद्युत संयंत्र 27 जनवरी 1984 को प्रारंभ हो गया है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। एशिया के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का प्रचलन अगस्त 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के टॉम्बे परिषद में शुरू हुआ था। इस रिएक्टर को 2009 में बंद कर दिया गया है। 10 सितंबर 2018 को टॉम्बे में स्विमिंग पूल के आधार पर एक शोध रिएक्टर अप्सरा उन्नत का परिचालन प्रारंभ हुआ है। उच्च क्षमता वाले इस रिएक्टर की क्षमता स्वदेशी तकनीक से की गई है। परमाणु रिएक्टर क्या होते हैं? तो यह होते हैं एक आणविक भट्टी। क्या होते हैं? एक आणविक भट्टी होते हैं। परमाणु भट्टी या फिर नाभिक रिएक्टर के द्वारा उत्पादित नाभिकीय ऊर्जा का रचनात्मक कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। इसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। सबसे पहला परमाणु रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय बनाया गया था। रिएक्टर में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो हमारे भारत में रहे हैं होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा जो कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। डॉक्टर भाभा ने 1944 में ही टाटा से परमाणु ऊर्जा पर शोध के लिए आर्थिक सहायता मांगी थी। टाटा ने 1945 में टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की स्थापना की। भाभा यह शोध कार्य करते रहे। भारत सरकार के द्वारा भाभा को 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कर दी गई और 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया। 1967 में भाभा की मृत्यु
में मृत्यु के बाद जो ऊर्जा परमाणु ऊर्जा विभाग है उसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार कर दिया गया। जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्य संख्या कितनी है? तो ये हो गई है 48। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की स्थापना 1974 में हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 48 है। यह संगठन ऐसे देश का समूह होता है जो कि ऐसे परमाणु उपकरण, पदार्थ, तकनीक के निर्यात में रोक लगाते हैं जिनका प्रयोग परमाणु हथियार बनाने में होता है। इस प्रकार यह परमाणु प्रसार को रोकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है ना। विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो ये सही है। जो विकास का सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था, तो पहला सही हो जाएगा। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। तो नहीं, जुड़ना संलयन, टूटना विखंडन। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये सही हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, तो ये भी सही है। वह नाभिक अभिक्रिया जिसमें दो बहुत हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। पहला क्या कहता है? ये भारी नाभिकों के विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। वे संलयन है, तो विखंडन क्यों होगा? तो पहले ही गलत हो जाएगा। साधारणतः टोकामार्क डिज़ाइन होती है इसकी, तो ये सही है। जो टोकामार्क डिज़ाइन होती है वो होती है इसकी साधारणतः। ये बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। मतलब दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत था। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इस प्रकार पहला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ऊर्जा ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? तो ये हो जाएगा हमारा कैडमियम, जबकि थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम आता है। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम का प्रयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। थोरियम को प्लूटोनियम में बदलकर प्रयोग किया जाता है, जबकि कैडमियम का परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।